हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में एक भयानक भूकंप आया जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड जो है 7.7 दर्ज किया गया था। बहुत भयानक तबाही हुई और खासतौर पर म्यांमार में, यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है वो। और हालांकि थाईलैंड में बहुत लैंड स्काई स्क्रेपर्स हैं, गगनचुंबी आते हैं, सब कुछ है, वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। एक बिल्डिंग गिरी थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। म्यांमार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुल मिला के जो है 3,600 से ज़्यादा लोगों की आशंका है मरने की, ज़्यादातर म्यांमार में ही मरे हैं। और इसको देखते हुए ऐसा होना ये चाहिए था कि भारत जिन्हें हमारे जो राजनीतिक आका के हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो थोड़ा सा आप उनके देखें। और क्योंकि सिर्फ ये यहाँ का नहीं है जो इन दो देशों में भूकंप आया, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हिमालय में एक बड़ा भयंकर भूकंप आने की आशंका है। एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि ये सीज़मिक जोन में पड़ता रहे, हमारा देश भी काफ़ी उससे प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में ऐसा होना ये चाहिए था कि हमारे नेता जो भी आगे और देखें क्या हो रहा है, हमारी अपनी परिस्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये बावजूद इसके हैं कि हमारे पास सारी जानकारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि साहब क्या होने वाला है और धरती के नीचे क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, और जिसके ये वो अथॉरिटी है जिसके जो चेयर हेड हैं वो प्रधानमंत्री खुद हैं। तो उसकी जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि देश के 68% से अधिक भूभाग पर मध्यम से गंभीर भूकंपीय खतरे का जोखिम मंडरा रहा है। दरअसल पूरा हिमालय क्षेत्र 8 या उससे ज़्यादा तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। वैज्ञानिक प्रकाशनों ने हिमालय क्षेत्रों में भीषण भूकंप आने की संभावना के बारे में चेताया है, जो भारत में कई मिलियन लोगों को, करोड़ों लोगों को, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने भी ये कहा है, और बल्कि और ज़्यादा साफ तौर पर कहा है दिल्ली के बारे में, और जो ये सच्चाई दिल्ली के बारे में है NCR है उसके बारे में भी वो है कि शहर की बसावट के पैटर्न को उसके स्थान और वैज्ञानिक विशेषताओं के संबंध में कभी नहीं देखा गया है। बिना भूकंप प्रतिरोधक उपाय के हाई राइज इमारतों वाले इलाके या गलत तरीके से विकसित उच्च जोखिम वाले क्षेत्र मौजूद हैं। इस तरह अव्यवस्थित बस्तियों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, निम्न गुणवत्ता वाले सब स्टैंडर्ड जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला बन गई हैं, डब्बे पे डब्बा इस तरह से डाल के, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो सरकारी अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट कह रही है, उनको पता है ये बात, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो अभी तक किया क्या गया है। एक अच्छी बात यह है कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हासिल बनी तो उसमें जो है उन्होंने कम से कम इस चीज़ की सोच तो ली। एक अच्छी बात यह है कि कम से कम जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार जो बनी, तो अभी हाल ही में बनी थी, जिसकी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कम से कम इस चीज़ की सोच तो ली है। तो नींद थोड़ी सी खलल पड़ी है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब वो उसमें भी क्या है कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC के नाम से, जिस पे 30 करोड़ का की एलोकेशन भी, उसके लिए पैसा भी इयरमार्क किया गया। चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये एक तो इमरजेंसी वाला है कि कल को कहीं कुछ आपदा ऐसी होती है तब इसको वो आएगा। लेकिन मेरा तो कहना है कि ये आपदा हो ही क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आए। ये EOC जो है ये तो एक इमरजेंसी एक मेजर है, ड्रास्टिक मेजर है। जब कभी ऐसा भगवान न करे हुआ तो तब होगा। लेकिन ये इस तरह की कोई बड़ी समस्या, कोई बहुत ऐसी कोई प्रलयकारी ऐसी चीज़ बनेगी ना, इसके लिए कुछ किया जाने का चाहिए, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसी परिस्थितियाँ कैसे बनी हैं
ये तो ध्यान की बात है और जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे जो दिल्ली एनसीआर की और बाकी देश के हिस्सों की भी होगी ज़रूर, वो है ये अनऑथराइज कॉलोनीज, स्लम्स एरियाज जो बेकायदा बिना किसी कायदे के, बिना रूल्स रेगुलेशंस के इधर उधर बन जाती हैं, कब्जे करके सरकारी ज़मीन पे या दूसरी ज़मीनों पर कब्जे करके इलीगली बनाई जाती हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं होती है। और ये सबसे बड़ी समस्या है। और अब ये देखिए जो एनक्रोचमेंट वाला हिस्सा कब्जा करके जो बनाया गया, एनक्रोचमेंट का तो हाल अब ये देखिए क्या है। मैं कुछ मेरे पास तथ्य हैं, कुछ डेटा मैंने निकाला था। अब केंद्रीय सरकार ने हाल ही में जो है एनजीटी को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया था कि देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट हो चुका है। ये भारत सरकार का खुद का कहना। फिर पिछले साल जो है अगस्त में सरकार ने संसद को बताया था कि देश भर में 10,354 एकड़ जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो लैंड है उस पर अतिक्रमण हो चुका है, और जिसमें सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश है और फिर मध्य प्रदेश। इसी तरह से रेलवे का जो है 820 एकड़ जो है ज़मीन पर कब्जा हुआ पड़ा है। अब जो सरकार अपनी ज़मीन को पर कब्जा नहीं छुड़वा सकती, उसमें सक्षम नहीं है, वो दूसरे और क्या कब्जे रोकेगी और इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या रोकेगी। और ये सब होते क्यों हैं, ये कॉलोनीज बनती क्यों हैं, इस तरह की चीज़ें आती क्यों हैं? वो इसलिए है क्योंकि लोकल लेवल पर करप्शन जो है उसका कोई सीमा नहीं है, और उसमें सभी लोग अधिकारी, पुलिस, नेता सबसे पहले सबसे आगे होंगे शायद। तो ये लोग सब मिले हुए हैं और ये इस तरह की अवैध बस्तियां पूरे जो है बन रही हैं, जहाँ तहाँ बन रही हैं। इनमें लाखों करोड़ों लोग रहने लगे हैं। अब बात यह है कि इससे एक तरह से शुरुआत में तो ये सभी कुछ एक विन विन सिचुएशन होती है सबके लिए, विन 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 सबके लिए। जो बनाते हैं लोग उनको तो कब्जा करके बनाया, सस्ते में पड़ गया। अच्छा, सिर्फ ये कब्जा करके ही नहीं बनाते, एक ये प्लॉटिंग नाम की एक बीमारी है पूरे देश में। वो प्लॉटिंग क्या है कि जो किसान की जो ज़मीन है, जो ज़मीन है उस पर जो है आड़ी तिरछी करके जहाँ से काट के उसमें कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। उन कॉलोनीज़ में वही जो भी समस्या है, अनऑथराइज कॉलोनीज बन जाती हैं। ये इनमें कोई वो तो होता नहीं है, कोई डेवलपर है, कोई पढ़े लिखे है, कोई कॉलोनाइजर्स, कोई डेवलपर्स, वो तो बनाते नहीं हैं। आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं सब। इसमें कोई बड़ा प्लानिंग होती है, इधर उधर जहाँ तहाँ नाली निकल गई, पानी का अरेंजमेंट कहीं से बिजली नहीं का जो है, बस इसी तरह से जुगाड़ से सब ये सब चल रहा है। अब चलते चलते बड़ी कॉलोनीज बन जाती हैं, लाखों लोग रहने लगती हैं। जो बनाते हैं उनको फ़ायदा होता है। जिस किसान की ज़मीन बिकी या वो उसने खुद ही बेच दी प्लॉटिंग करके, उसको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जो लोग रहते हैं उन्हें सस्ते में मिल जाता है। तो साहब ये अफोर्डेबल हाउसिंग का भी मामला हो गया। और जो पुलिस वाले हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, नेता, इन सबको रिश्वतें मिलती हैं। नेता होते हैं जो है उनको वोट मिलता है, सब बड़े खुश हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वहाँ क्या हाल होता है? फिर इनका कचरा, सीवेज, इधर उधर बदबू, बीमारियाँ, दुनिया जहान की समस्याएं, और ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और अब तो जो है जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ सीवेज और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन और इससे ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जहाँ पे इधर जहाँ तहाँ क्या बनती थी, वो झुग्गियाँ पक्की हो गई, बड़ी हो गई। अनऑथराइज कॉलोनीज होती थी, 1-2 मंजिला डाल दिया। अब लोगों ने 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला तक के अनऑथराइज कॉलोनीज में, और जहाँ तहाँ जिसने जैसे मन करा डब्बे पे डब्बा डाल के बना लिए उनका। कल को अगर कोई ऐसी आपदा आती है, 7.7 की पढ़ाई है, और यहाँ पे मीडियम भी आती है, अगर मीडियम पे वही भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत भयानक स्थिति बन सकती है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये हमारे जो राजनीतिकार हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं,
ये छोटा मोटी एक EOC टाइप का बना दिया, 30 करोड़ यहाँ डाल दिए लेके, और उससे अपना पल्ला झाड़ने वाला ही काम कर रहे। ऐसा लगता है कि वही इससे ज़्यादा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इमोटिव इशूज़ और इन्हीं चीज़ों पर देश को, देश के लोगों को, उनको उलझाए रखना चाहते हैं। धन्यवाद।